नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। काम के घंटे नहीं बल्कि उत्पादकता बढ़नी चाहिए। दैनिक भास्कर। ट्रंप की वापसी, अमेरिका में प्रगति के युग का अंत है। यूएस जोसेफ स्टाइलिट्स। कामकाजी महिलाओं की चुनौतियां, जनसत्ता, अमानवीय वापसी, हिंदुस्तान। अवैध अप्रवासियों पर आक्रामक अमेरिका, हर्ष पंत। आप संपादकीय विस्तार से। काम के घंटे नहीं बल्कि उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। दैनिक भास्कर। पिछले 20 वर्षों में पड़ोसी चीन के कामगारों की प्रति घंटे उत्पादकता 4.4 गुना बढ़ी है, जबकि भारत की 2.5 गुना। दरअसल भारत कर्मचारी उत्पादकता की दुनिया में 130वें स्थान पर है, जबकि सप्ताह कार्यावधि के पैरामीटर पर ऊपर। चीन ने भी अब अपना 9 से 6 सुबह 9 से रात 9 बजे तक 6 दिन काम का फार्मूला छोड़ दिया, क्योंकि अध्ययन में पाया गया कि ज्यादा घंटा काम करने से उत्पादकता घट रही है। यूके, जापान और अमेरिका में कर्मचारी सप्ताह में सबसे कम घंटे क्रमशः 35.1, 36.9 और 38 काम करते हैं, लेकिन प्रति कर्मचारी उत्पादकता सबसे ज्यादा है, जबकि भारत के कामगार लगभग दूना समय काम करके भी उनकी उत्पादकता का 10वां हिस्सा अभी नहीं दे पाते। इसका मतलब है कि किसी कर्मचारी की उत्पादकता उसके ज्यादा समय तक काम करने से नहीं, बल्कि उस उद्यम की किस्म और कर्मचारी की स्किल्स से तय होती है। यह भी देखा गया है कि जिन देशों में श्रम समर्थक सिस्टम या कानून है, वहां की उत्पादकता ज्यादा है, क्योंकि उद्यमी या कारपोरेट घराने श्रमिकों के स्किल्स पर समय समय पर तकनीकी के विकास के अनुरूप खर्च करते हैं। अधिकांश सीईओ स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी कर शोषणकारी व्यवस्था ला रहे हैं। नतीजतन उत्पादकता बढ़ने की जगह घट रही है। ट्रंप की वापसी, अमेरिका में प्रगति के युग का अंत है। यूएस जोसेफ स्टाइलिट्स। अर्थशास्त्री के नोबेल विजेता और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। 35 साल पहले यूरोप में साम्यवाद के पतन ने दुनिया को एक नए युग में प्रवेश कराया था। फ्रांसीसी फुकुयामा ने इसे इतिहास का अंत कहा था, यह भविष्यवाणी करते हुए कि सभी समाज अंततः उदार लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आज यह कहना लगभग एक घिसी पिटी बात बन गया है कि भविष्यवाणी गलत थी। लेकिन उसके 3.5 दशकों के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप और उनके मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन की वापसी के साथ शायद हमें मौजूदा युग को प्रगति का अंत कहना चाहिए। हम में से अधिकांश लोग प्रगति को स्वाभाविक मानते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि 250 साल पहले का जीवन स्तर 2500 साल पहले के जीवन स्तर से बहुत अलग नहीं था। पश्चिम में पुनर्जागरण के युग और औद्योगिक क्रांति तक जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में बड़े सुधार नहीं हुए थे। प्रगति के लिए बुनियादी विज्ञान और एक शिक्षित श्रम शक्ति में निवेश की आवश्यकता होती है। फिर भी उसे अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने रिसर्च के लिए फंडिंग में इतनी बड़ी कटौती का प्रस्ताव रखा कि उनके साथी रिपब्लिकन भी हिचकिचा गए थे। क्या वे इस बार भी उन्हें रोकने की वही इच्छा दिखाएंगे? ऐसे में क्या प्रगति अभी भी संभव है? अब विज्ञान के उन्नयन और प्रसारण के लिए जिम्मेदार संस्थानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। कामकाजी महिलाओं की चुनौतियां, जनसत्ता। वैश्वीकरण के दौर में शुरू किए गए आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों के फलस्वरूप महिलाओं की तुलना में पुरुषों को आमतौर पर अपेक्षाकृत अधिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिले। इसके कारण अधिकतर महिलाओं को अनौपचारिक क्षेत्र या आकस्मिक श्रम बल में प्रवेश करना पड़ा। भारत में कुल कामगारों में से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल का लगभग 33% हिस्सा महिलाओं का है। यह स्पष्ट है कि अनौपचारिक क्षेत्र भारत में बड़ी संख्या में महिला श्रमिकों को आजीविका प्रदान करता है। देश के संगठित और असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से सरकार, व्यावसायिक संगठनों और अन्य सभी संबंधित पक्षकारों से मिले-जुले प्रभावी प्रयासों से ही महिलाओं को रोजगार अवसरों में वृद्धि और कार्य दशाओं में सुधार संभव है। उनको घर का काम ही करना पड़ता है। ऐसी महिलाओं को अंशकालिक रोजगार के समुचित अवसर मिलने चाहिए। जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, वे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपना काम शुरू कर सकती हैं, जैसे शिक्षण, कपड़ा व्यवसाय, फास्ट फूड जैसे केक, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम आदि का कारोबार, घरों की सिलाई कढ़ाई, मेहंदी, पापड़, अचार और टिफिन सेंटर जैसे गृह कार्यों से अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। परंपरागत लघु उद्योगों को नई तकनीक से शुरू कर महिलाओं को ज्यादा अवसर दिए जा सकते हैं। अमानवीय वापसी, हिंदुस्तान। कड़े पहरे में 205 भारतीयों को C-17 अमेरिका विमान में चढ़ते देखना जितना शर्मसार करने वाला था, उतना ही दर्दनाक और अमेरिका निष्ठुरता को प्रतिबिंबित करने वाला भी था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान में यही कहा था कि यदि वे राष्ट्रपति चुने गए तो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे बाहरी लोगों को निकाल बाहर करेंगे। तब दुनिया को यही लगेगा कि बड़ बोले ट्रंप के सैकड़ों
शिगुफों में शायद यह एक और विनोदी बात है, मगर उन्हें सत्ता संभालने में मुश्किल एक सप्ताह बीता था कि अमेरिकी फौजी विमानों ने इस काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। कोलंबियाई नागरिकों के साथ तो बहुत बुरा सलूक किया गया था। उन्हें न सिर्फ हाथों में हथकड़ियां व पैरों में बेड़ियां पहनाई गई, बल्कि रास्ते में पीने का पानी तक नहीं दिया गया था। कोलंबियाई राष्ट्रपति ने इस अमानवीयता पर सख्त ऐतराज किया था। उन्होंने इस निष्कासन में नागरिक विमान के बजाय फौजी हवाई जहाज के इस्तेमाल पर भी ये कहते हुए आपत्ति जताई थी कि उनके नागरिकों के साथ यह अपराधी सरीखा सलूक हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि अवैध प्रवेश या घुसपैठ किसी देश को मान्य नहीं हो सकती। भारत खुद इसका सबसे बड़ा शिकार है। लाखों बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ हजारों रोहिंग्या यहाँ बरसों से रह रहे हैं। अदालती निर्देश के बावजूद सरकार राजनीतिक स्तर पर बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बातचीत कर रही है कि वे अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों को ले जाएं। अमेरिका सबसे पुराने लोकतंत्र का दावा नहीं करता, मगर उससे बुनियादी मानवीय शिष्टाचार भी नहीं निभाया। केंद्र सरकार को भारतीय नागरिकों के साथ हुए इस सलूक का मसला वाशिंगटन के समक्ष जरूर उठाना चाहिए। ट्रंप प्रशासन शायद भूल गया है कि किसी न किसी हसीन सपने से प्रेरित लोग जान माल का जोखिम उठाकर वहां पहुंचे हैं। उनके साथ अपराधियों सरीखे व्यवहार से सपनों के इस महादेश की भी छवि खंडित होती है। पहरे में लौटते लोगों की स्मृतियों में तो वह अब ताजिंदगी दुःसपनों का देश रहेगा। अमेरिका का यह जन निष्कासन भारतीय निगरानी तंत्र के लिए भी एक बड़ा सबक है। आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग गैर कानूनी तरीके से कैसे देश से बाहर चले गए। भारतीय नागरिकों को यह पाठ पढ़ाने की जरूरत है कि समृद्धि की तलाश में विदेश जाते हुए भी ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। अवैध प्रवासियों पर आक्रामक अमेरिका। हर्ष विपंत, प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन। अवैध प्रवासन के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया के रूप में अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था भारत आ गया। यह कार्रवाई ट्रंप के उस चुनावी वादे के संदर्भ में की गई है जिसमें उन्होंने अमेरिका में 1 करोड़ से अधिक अवैध प्रवासियों के रहने के दावे किए थे। चूंकि चुनाव में उन्हें इसका फायदा मिला था, इसलिए वे अपने आधार वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए अवैध प्रवासियों की वतन वापसी करा रहे हैं। आकलन है कि करीब 18,000 भारतीयों को वापस भेजा जाएगा जो गैर कानूनी रूप से वहां गए हैं। हालांकि अनुमान यह भी है कि अमेरिका में लगभग 7.25 लाख भारतीय अवैध तरीके से रहते हैं, लेकिन इनकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। बहरहाल यह भी माना जा रहा है कि इस मामले में अमेरिका का साथ देकर भारत ने अन्य मुद्दों पर बातचीत के रास्ते खोल लिए हैं, विशेषकर टैरिफ के मामले में। मगर अब यह सवाल है कि इन लोगों को यहाँ कैसे समायोजित किया जाएगा। इसके लिए शायद ही कोई विशेष नीति बने, क्योंकि ये तो गए थे गैर कानूनी रूप से, मगर हाँ, अवैध प्रवासियों का दबाव हमारे तंत्र पर ना पड़े, इसके लिए ये चिंतन होना चाहिए कि भारतीय अब क्यों बड़ी संख्या में विदेश जाने लगे हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें गलत रास्ता ही क्यों ना चुनना पड़े। धन्यवाद।